लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री बुक 3 ट्रैवलर। इस बुक में आगे आप देखेंगे कि क्लेन समुद्र की दुनिया में प्रवेश कैसे करता है। गेरमन स्पैरो का जन्म होता है, हाई सीक्वेंस की यात्रा शुरू होती है और डेथ ज़ारातुल और देवताओं के बीच असली युद्ध शुरू होता है। यहीं से क्लेन एक सामान्य आदमी नहीं रहता, बल्कि एक लेजेंड बनने की राह पर चढ़ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है ब्रिट्स हार्बर से, जो लोएन किंगडम का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। यहाँ आसमान अंधेरा है, लेकिन बैटलुंड वाली जहरीली धुंध नहीं, बल्कि साफ समुद्री हवा है जो स्मॉग को हटा रही है। यह दिखाता है कि क्लेन अब बैकलुंड की मौत और चर्च के नियंत्रण से बाहर निकल चुका है और एक नई, ज़्यादा खतरनाक दुनिया में कदम रख रहा है। क्लेन अपने कमरे में बैठकर मिस्टर एजिक्स को एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र लिखता है। उस पत्र में वह बताता है कि बैकलुंड में जो भयानक घटनाएं हुईं, प्लेग, स्मॉग और सामूहिक मौतें, उनमें वे ही भी शामिल था। और अगर वह सामान्य इंसान होता तो शायद मर चुका होता। वह हेजिक्स को कार्ड ऑफ ब्लॉस्फेमी भेज रहा है और साथ ही एक कॉपर व्हिसल भी। यह सीटी एक ऐसे आदमी की थी जो अपने ताबूत से जिंदा बाहर निकला था। क्लेन को शक है कि यह आदमी न्यूमिनस एपिस्कोपेट सदस्य था जो डेथ को जिंदा करने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि कोई एड्रिक्स जैसे डेथ के वैसल को कॉपी या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्लेन फिर लिखता है कि वह मशीनरी हाइव माइंड स्टीम चर्च को उस अंडरग्राउंड खंडहर के बारे में बताएगा जहां एड्रिक्स और इंस जैंगुल ने लड़ाई की थी। वह यह पुष्टि करता है कि अभी स्टीम चर्च उनका दुश्मन नहीं है। मतलब क्लेन अपने दुश्मनों को चर्चों से लड़वाने की कोशिश कर रहा है। यह एक सीयर की परफेक्ट रणनीति है। उसका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक में जो मानसिक करप्शन होती है उसे निकाला जा सकता है? यह इसलिए है क्योंकि जितना ऊपर सीक्वेंस में जाओगी, उतना ही इंसान अपना होश खोने लगता है। क्लेन को डर है कि वह भी ज़ारातुल या एंटिगोन्स की तरह पागल हो सकता है। पत्र भेजने के बाद क्लेन अपनी नई पहचान इस्तेमाल करता है। गेरमन स्पैरो, एक बाउंटी हंटर जो समुद्र पर जाकर अमीर होना चाहता है। यह नाम क्लेन का डार्क और निर्दयी अवतार बनेगा, जो पायरेट्स और अपराधियों का शिकार करेगा। फिर क्लेन ग्रीफॉक के ऊपर जाता है और क्रीपिंग हंगर दस्ताने का उपयोग करके एक मरे हुए फेसलेस सीक्वेंस हैंग की आत्मा को बुलाता है। वह उससे पूछता है, जिंदा ममेड्स कहाँ मिलती है? क्योंकि सीक्वेंस 5 मैरियोनेटिस्ट बनने के लिए मरमेड का अनुष्ठान जरूरी होता है। फेसलेस बताता है कि चर्च ऑफ एवनाइट के पास भी मरमेड्स होती हैं और बाकी सिर्फ गार्ड्स आर्किपेलागो से सोनिया सी तक नौकायन करके मिल सकती हैं। वह भी मरमेड ढूंढने निकला था, लेकिन पायरेट के लांगोज ने उसे मार दिया। वह यह भी बताता है कि वह सीक्रेट ऑर्डर का सदस्य था और ज़ारातुल को अमर राक्षस बताता है। इससे पुष्टि होती है कि ज़ारातुल जिंदा है और अब इंसान नहीं रहा। सबसे चौंकाने वाली बात था, हाई सीक्वेंस सीयर फॉर्मूले चर्च ऑफ एवनाइट के होली कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी में छुपाए गए हैं। मतलब चर्च भी ईश्वर स्तरीय रहस्यों को नियंत्रित करते हैं। क्लेन फिर उस फेसलेस का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक बना लेता है, जिसे वह बाद में टेरो क्लब के जरिए बेचेगा ताकि अपनी समुद्री यात्रा और अनुष्ठानों का खर्च निकाल सके। उसके पास पैसे लगभग खत्म हो चुके हैं और उसे समुद्री यात्रा के लिए टिकट और सामान खरीदना है। यह दिखाता है कि चाहे वह शक्तिशाली हो, फिर भी वह दोबारा शून्य से शुरुआत कर रहा है। अंत में टैरो क्लब का दृश्य आता है। फोर्स द मैजिशियन सोचती है कि मिस्टर फूल की चेतावनी सच हो गई। प्रिंस एरिसेक मर गया और पूरा बैकलुंड बर्बाद हो गया। वह समझ जाती है कि टैरो क्लब कोई सामान्य समूह नहीं है, वह दुनिया की किस्मत बदल सकता है। सबसे पहले दामून एमलिन सोचता है कि मिस जस्टिस जब कह रही है कि मिस्टर फूल ने बैकलुंड को बचाया, तो शायद वह उसी स्मॉग और प्ले की बात कर रही है। लेकिन एमलिन जानता है कि बाहर की दुनिया में यह कहा जा रहा है कि यह सब डेमोनस ऑफ डिस्पेयर की वजह से हुआ था और
चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने एक तूफान बनाकर सब कुछ साफ कर दिया। इसलिए उसे समझ नहीं आता कि मिस्टर फूल को इसका श्रेय क्यों मिल रहा है। एमलिन एक शक्तिशाली और प्राचीन सैंग्विन कबीले से है, इसलिए उसे बहुत सी गुप्त जानकारियां पता है। उसे एहसास होता है कि यह साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह देवताओं और दानवी शक्तियों के बीच की लड़ाई थी। यही वजह है कि मिस्टर फूल जैसे रहस्यमय अस्तित्व का इसमें शामिल होना इतना डरावना है। अल्जर द हैगडमीन भी इस घटना में बहुत दिलचस्पी लेता है। वह समझ जाता है कि यह किसी साधारण आपदा से कहीं ज्यादा था। यह देवताओं के अस्तर की टक्कर थी। फिर मिस जस्टिस ऑड्री सच्चाई बताती है। वह कहती है कि डेमोनिस ऑफ डिस्पेयर प्राइमोर्डियल डेमोनिस को जगाने की कोशिश कर रही थी। ये ऑरोरा ऑर्डर थ्रू क्रिएटर को दुनिया में उतारने का प्रयास कर रहा था। महान स्मॉग इन बुरी शक्तियों का परिणाम था। अगर यह समय पर न रोका जाता तो पूरा बैकलैंड नष्ट हो जाता। वह बताती है कि द वर्ल्ड क्लैन ने पहले ही चेतावनी दी थी, जिसकी वजह से एवनाइट चर्च तैयारी कर सका और डेमोनिस को मार दिया गया। प्राइमोर्डियल डेमोनिस को जगने से रोक दिया गया। ट्रू क्रिएटर की अवतार यात्रा असफल कर दी गई। इसलिए असल में मिस्टर फूल और उसका आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति द वर्ल्ड ने बैकलैंड को बचाया। क्लीन अंदर ही अंदर जानता है कि उसने यह सब सिर्फ दूसरों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भी किया था। अगर ट्रू क्रिएटर का दूत मिस्टर ए समय रहते न रोका गया होता तो वह क्लेन को निगल सकता था और क्लेन हमेशा के लिए मिट सकता था। यह सुनकर एमलिन और एल्जर दोनों डर जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि बैकलैंड में एक ही समय पर दो बुरे देवताओं का हस्तक्षेप हो रहा था। एमलिन सोचने लगता है कि मिस्टर फूल शायद खुद एक सच्चा देवता है या उसके पीछे देवताओं का कोई गठबंधन है। फोर्स द मैजिशियन भी सिहर जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस शांत और सुरक्षित दुनिया में वह रह रही थी, वह असल में देवताओं के बीच के संतुलन पर टिकी एक नाजुक बुलबुले जैसी है, जो किसी भी पल फूट सकती है। मिस्टर फूल बताता है कि उसका आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति द वर्ल्ड अब कुछ समय के लिए बैकलैंड छोड़ देगा, क्योंकि उसकी पहचान उजागर हो सकती है। इसके बाद रोजेल की डायरी की बातें आती हैं। फोर्स 3 पन्ने देती है, जिनमें पता चलता है कि वर हंटर पाथवे में सीक्वेंस 4 पर औरतें मर्द बन जाती है। यह दुनिया कितनी अजीब, विकृत और असंतुलित है। क्लेन महसूस करता है कि इस दुनिया की मूल प्रकृति ही अराजकता, पागलपन और असंतुलन है। अंत में हरमीज नाम का जिक्र आता है, वही प्राचीन व्यक्ति जिसने रहस्यमय भाषा बनाई और मानवता की गूढ़ विद्या की नींव रखी। जब क्लेन रोजेल की डायरी में हरमीज का नाम पढ़ता है तो वह अंदर से चौंक जाता है। हरमीज कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह महान प्राचीन व्यक्ति था जिसने प्राचीन हरमीज भाषा बनाई थी, जो आज रहस्यमय शक्तियों और मंत्रों की मूल भाषा मानी जाती है। हरमीज दूसरे युग सेकंड एपक का व्यक्ति था। वह समय जब धरती पर दैत्य जायंट्स शासन करते थे और आकाश में ड्रैगन उड़ते थे। इसका मतलब है कि हरमीज ने देवताओं से पहले का युग देखा था। वह शुरुआती मानवों में से था जिन्होंने पहली बार पोषण पीकर बियोंडर बनने का रास्ता खोजा। उसने दैत्य और ड्रैगन की भाषाओं से प्रेरणा लेकर मनुष्यों के लिए अपनी रहस्यमय भाषा बनाई। क्लेन समझ आता है कि हामीज शायद पहली ब्लास्फेम स्लीट को भी देख चुका था, और सबसे डरावनी बात यह है कि वह एम्परर रोजेल के समय तक जिंदा था, यानी संभव है कि वह आज भी जीवित हो। इससे क्लेन को ट्वाइलाइट हामिट ऑर्डर से भय लगने लगता है, क्योंकि इस संगठन में ऐसे अमर और प्राचीन राक्षस जैसे लोग शामिल हैं। इन ट्वाइलाइट हामिट ऑर्डर की सच्चाई रोजेल की डायरी से पता चलता है कि इस संगठन में बहुत से लोग हैं। कुछ लोग सच में मानते हैं कि दुनिया का अंत ट्वाइलाइट आने वाला है, कुछ लोग बस अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इसमें शामिल हैं, और कुछ लोग जासूस या चालाक अवसरवादी हैं। रोजेल को यह भी अजीब लगता है कि उसे इस संगठन में शामिल करते समय उसकी विचारधारा की जांच ही नहीं की गई। इससे उसे शक होता है कि इस संगठन के पास कोई बहुत ही शक्तिशाली स्पेक्टेटर पाथवे का
हाई सीक्वेंस व्यक्ति है जो हर सदस्य पर नज़र रख सकता है। स्पेक्टेटर पाथवे का रहस्य डायरी से क्लेन को पता चलता है कि स्पेक्टेटर पाथवे का सीक्वेंस ज़ेलो विजनरी, सीक्वेंस 1 ऑथर, सीक्वेंस 2 एंजल ऑफ इमेजिनेशन। इससे क्लेन को बहुत कीमती जानकारी मिलती है कि यह पाथवे कल्पना और वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखता है। यह ऑड्री का शक। ऑड्री नोटिस करती है कि ब्लैक एम्परर कार्ड गायब है। वह अनुमान लगाती है कि मिस्टर फूल ने यह कार्ड अपने किसी ब्लेस्ड चुने हुए सेवक को दिया होगा ताकि वह ट्रू क्रिएटर की अवतरण रिचुअल को रोक सके। वह यह भी सोचती है कि अगर वह उस आदमी की पहचान ढूंढ ले तो बहुत कुछ समझ सकेगी, लेकिन वह खुद को रोक लेती है। एमलिन दमोन को जब रोज रिडेम्पशन, एंजल ऑफ फेट और भाग्य के चक्र को तोड़ना जैसे शब्द सुनाई देते हैं तो वह पूरी तरह उलझ जाता है। वह शब्द को अलग अलग समझ सकता है, लेकिन जब वे एक साथ जुड़ते हैं तो उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं लगता। उसे बस इतना आभास होता है कि डेरिक द सन शायद किसी देवदूत जैसे अस्तित्व से बच कर आया है। उसके लिए यह सब उसके ज्ञान से बहुत ऊपर की बातें हैं। डेरिक फिर विस्तार से बताता है कि उसने अपनी छठी खोज में क्या देखा। वह उस छोटे लड़के जैक का जिक्र करता है जो एनमैट हार्बर से आया था और रोज रिडेम्पशन के भित्ति चित्रों का भी वर्णन करता है। वह यह भी दोहराता है कि डेमन हंटर कॉलिन ने कहा था कि अमोन एंजल ऑफ टाइम है और ओरोबोरोस एंजल ऑफ फेट, और ये दोनों उन 8 किंग्स ऑफ एंजल्स में से हैं जो सृष्टिकर्ता के सिंहासन के सबसे करीब होते हैं। यह सुनकर ऑड्री भीतर से रोमांचित हो जाती है। उसके लिए यह प्राचीन इतिहास और देवताओं की दुनिया का सीधा खुलासा है। वह उत्सुकता से बाकी किंग्स ऑफ ऑड्रेलिस्ट्रे एंजल्स के नाम पूछती है, लेकिन डेरिक को वे पता नहीं होते। क्लेन बाहर से शांत बना रहता है, लेकिन उसके मन में तेजी से अनुमान चल रहे होते हैं। उसे याद आता है कि मेडिसी परिवार रोज रिडेम्पशन से जुड़ा हुआ था, इसलिए वहाँ भी एक किंग ऑफ एंजल होना चाहिए। शायद रेड एंजल या वॉर एंजल। अमोन तो पहले से ही एक किंग ऑफ एंजल है, बाकी कौन है यह अभी धुंधला है। लेकिन क्लैन को शक होता है कि ट्वाइलाइट हमिट ऑर्डर जैसे संगठनों के पीछे भी ऐसे ही प्राचीन दैत्याकार अस्तित्व हो सकते हैं। उसे यह भी समझ आने लगता है कि रोज रिडेम्पशन और ट्वाइलाइट हमिट ऑर्डर शायद 2 विरोधी देवताओं की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब डेरिक भाग्य की बार बार दोहराए जाने वाले चक्र को तोड़ने की कहानी सुनाता है तो टैरो क्लब के बाकी सदस्य भीतर तक कांप जाते हैं। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। वे सभी यह सोचने लगते हैं कि ऐसी चीज़ केवल किसी देवता की मदद से ही संभव है, और इसलिए मिस्टर फूल के प्रति उनका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। एमलिन को यह सब और भी डरावना लगता है। उसके सैंग्विन कबीले के लंबे इतिहास में भी किंग्स ऑफ एंजल्स जैसी अवधारणा कभी नहीं आई थी। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर बैकलूंड और यह पूरी दुनिया कितनी खतरनाक शक्तियों से घिरी हुई है। क्लेन इस बीच एक और बात पर भी विचार करता है। उसे लगता है कि ओरोबोरोस, जिसे टेल डिवावरर कहा जाता है, शायद वही एंजल ऑफ फेट है, और संभव है कि वही विल ओसेप्टिन का पीछा कर रहा हो, लेकिन वह अभी सीक्वेंस से जिला बनने की लड़ाई में फंसा हुआ है। इसलिए शायद उसकी सारी शक्ति वहीं लगी हुई है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इस समय दुनिया में 3 अलग अलग स्नेक ऑफ मरकरी मौजूद है, जो स्थिति को और भी भयावह बना देता है। जब डेरिक अपनी कहानी समाप्त करता है और धन्यवाद देता है तो ऑड्री, अल्जर और बाकी सभी भीतर से और भी अधिक यह मानने लगते हैं कि मिस्टर फूल सचमुच किसी देवता के स्तर का अस्तित्व है। उनके लिए सिल्वर सिटी का भाग्य चक्र से मुक्त होना एक ऐसा चमत्कार है जिसे वे केवल देवताओं से जोड़ सकते हैं। कहानी थोड़ी व्यवहारिक दिशा भी लेती है। फोर्स द मैजिशियन बताती है कि सिल्वर सिटी की यात्रा में देरी होने के कारण स्पिरिट ईटर के स्टमक पाउच की ज़रूरत होगी। वह इसकी कीमत 2000 पाउंड तय करती है। अल्जर पहले मोल भाव करता है, लेकिन आखिरकार सौदा तय हो जाता है। इस छोटे से लेन देन के पीछे भी यह दिखता है कि टैरो क्लब केवल रहस्यों का समूह नहीं है,
बल्कि एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है जो देवताओं के स्तर की घटनाओं के बीच भी अपनी काम और सौदे चलाता रहता है। एमलिन अचानक यह महसूस करता है कि सब लोग उसे अजीब नज़र से देख रहे हैं। उसे लगता है कि शायद उसने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। अपनी झेप छिपाने और गर्व दिखाने के लिए वह थोड़ी उठाकर कह देता है कि वह एक शुद्ध सैंग्विन है। अपने वैम्पायर नस्ल पर गर्व करता है और मानता है कि सैंग्विन एक महान, प्राचीन और उच्च जाति है। ऑड्री यह देखकर समझ जाती है कि एमिलिन असल में थोड़ा आत्मविश्वास की कमी से ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है। फोर्स जिज्ञासा से पूछती है कि क्या सैंग्विन इंसानों की तरह ड्यूक, अर्ल, बैरन जैसी उपाधियां इस्तेमाल करते हैं। इस पर एमलिन गर्व से कहता है कि उल्टा इंसानों ने सैंग्विन की नकल की है। वह दावा करता है कि बहुत प्राचीन काल से सैंग्विन समाज में ये पदवी मौजूद थी, लेकिन डेरिक द सन तुरंत कहता है कि सिल्वर सिटी के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ सैंग्विन की श्रेणियाँ ब्लॉस्फेमी स्लेट और पोर्शन सिस्टम से तय होती हैं। इस पर दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। एमलिन सिल्वर सिटी के रिकॉर्ड को महत्वहीन कहता है, जबकि डेरिक अपने इतिहास को सच्चा मानता है। ऑड्री समझ जाती है कि अगर कोई ना रोके तो यह बहस पूरी बैठक तक चल सकती है। तभी अल्जर द हेड मैन बीच में दखल देता है और कहता है कि उसे पता है सैंग्विन की ताकत कैसे बढ़ाई जा सकती है। ध्यान देता है और उत्सुकता से पूछता है कि बदले में क्या देना होगा। अल्जर बताता है कि सैंग्विन भी सही प्रकार के पोषण पीकर आगे बढ़ सकते हैं। चर्चों ने इस पर प्रयोग किए हैं। वह यह भी बताता है कि उसके पास एक मरे हुए सैंग्विन बैरन का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक होने का सुराग है, जिसे पोषण के रूप में इस्तेमाल करके कोई उसकी शक्ति विरासत में ले सकता है। इसकी कीमत लगभग 4 से 50 पाउंड हो सकती है। एमलिन यह सुनकर घबरा जाता है क्योंकि यह बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उसे अपने वंश और सैंग्विन की महिमा याद आती है, जिससे वह दुविधा में पड़ जाता है। अल्जर उसे सोचने के लिए समय देता है। इसके बाद ऑड्री बातचीत को दूसरे विषय पर ले जाती है और पूछती है कि क्या किसी के पास ट्री ऑफ एल्डर्स का फल और मिरर ड्रैगन का खून के बारे में जानकारी है। एमलिन तुरंत बताता है कि फल की कीमत 6 पर पाउंड और खून की कीमत 6 पर पाउंड के आसपास है, लेकिन वह अपनी सेवा के लिए 100 पाउंड अतिरिक्त मांगेगा। ऑड्री बिना मोलभाव किए सौदा मान लेती है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सीक्वेंस 7 तक पहुंचना है। उसके पास हाल ही में बहुत बड़ी संपत्ति आ चुकी है, इसलिए यह खर्च उसे परेशान नहीं करता। फिर वह बताती है कि यह सौदा मिस्टर फूल के जरिए बलिदान सैक्रिफाइस के माध्यम से पूरा होगा। एमलिन यह देखकर हैरान रह जाता है कि टैरो क्लब में व्यापार भी देवता के सामने किए गए अनुष्ठान से होता है। इससे उसे एहसास होता है कि यह कोई साधारण गुप्त संगठन नहीं है। क्लैन यह सब देखकर संतुष्ट होता है। उसे लगता है कि टैरो क्लब अब सच में एक शक्तिशाली नेटवर्क बन चुका है। हर सदस्य अलग अलग क्षेत्रों के संसाधन लाता है। अल्जर, समुद्र और चर्च, डेरिक सिल्वर सिटी, फोर्स बियॉन्डर नेटवर्क और एमलिन सैंग्विन, इससे क्लब की ताकत लगातार बढ़ रही है। इसके बाद क्लेनबार्ड के रूप में कहता है कि उसके पास एक साइकेट्रिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक का सुराग है और पूछता है कि क्या ऑड्री को इसकी ज़रूरत है। ऑड्री तुरंत हाँ कह देती है, क्योंकि वह अपने कुत्ते सुसी को और ताकतवर बनाना चाहती है। वह जानती है कि मिस्टर फूल की निगरानी में कीमत अनुचित नहीं होगी। फिर द वर्ल्ड अल्जर से कहता है कि वह एक सीक्वेंस चस के कैरेक्टरिस्टिक को बेचने में उसकी मदद करे, जिसकी कीमत कम से कम 53 पाउंड होगी और अल्जर को कंजस्तास कमीशन मिलेगा। यह कैरेक्टरिस्टिक किसी को अपना रूप और शरीर बदलने की क्षमता देता है। यह सुनकर ऑड्री और फोर्स दोनों के मन में तुरंत लालसा जाग जाती है, क्योंकि वे भी अपना रूप बदल सकने वाली शक्ति चाहती हैं। ऑड्री तुरंत प्री ऑर्डर करने की बात कर देती है। जब मिस जस्टिस किसी मिस्टिकल आइटम को पहले से प्री ऑर्डर करने की बात करती है तो अल्जर द हैगरमेन पहले चौंक जाता है, लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है कि इसमें उसके लिए ज़बरदस्त मुनाफे का मौका है। वह सोचता है कि अब
उसे वह बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक किसी आर्टिसन को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वह सीधे मिस जस्टिस के लिए आइटम बनवाने का काम सौंप सकता है। इससे उसे द वर्ल्ड से कमीशन भी मिलेगा और मिस जस्टिस से अलग फ़ायदा भी, उसे बस निर्माण की फ़ीस देनी होगी। यह सोचकर वह तुरंत इस सौदे को स्वीकार कर लेता है और मिस जस्टिस को आश्वासन देता है कि वह सब संभाल लेगा। उसे मिस जस्टिस सोने की खान जैसी लगने लगती है, क्योंकि उसने समुद्र और चर्च में इतने सालों में भी ऐसा धनवंत और बेफिक्र ग्राहक कभी नहीं देखा। क्लेन अंदर ही अंदर चौंकता है कि ऑड्री इतनी अमीर कैसे हो गई, लेकिन वह अपनी छवि बनाए रखने के लिए चुप रहता है। कम से कम उसे यह संतोष है कि जल्द ही फैसलेस के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से उसे पैसा मिल जाएगा। इसके बाद अल्जर पूछता है कि क्या किसी के पास ऐसा तरीका या वस्तु है जिससे जहाज़ पर सवार सभी लोग एक साथ गहरी नींद में चले जाएं। उसे एक खतरनाक मिशन के लिए यह चाहिए। क्लेन सोचता है कि उसके पास मौजूद कुछ चीज़ें ऐसा कर सकती हैं, लेकिन वे या तो बहुत अस्थिर हैं या बहुत कम लोगों पर असर करती हैं, इसलिए वह वर्ल्ड को कुछ कहने से रोक लेता है। फोर्स, ऑड्री और डेरिक भी मना कर देते हैं। एमलन कहता है कि वह अपने सैंग्विन कबीले से पूछ सकता है। अल्जर यह देखकर खुश होता है, क्योंकि वह देखता है कि एमलन अपने वंश को लेकर बहुत गर्व करता है और इसी बात से उसे भविष्य में मनाया जा सकता है। इसके बाद क्लेन अपने ज़रूरी सामानों की बात करता है। उसे प्राचीन व्रत की बची हुई आध्यात्मिकता और 6 पंखों वाले गरगायल की आंखें चाहिए। डेरिक तुरंत मदद का वादा करता है और ये भी कहता है कि मानसिक करप्शन हटाने की विधि में अभी समय लगेगा, लेकिन वह जल्द ही सीक्वेंस सीवर पर पहुंच जाएगा। क्लेन को कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वह खुद भी अभी फैसलस पोषण को बचा ही रहा है। उसका असली प्लान यह है कि वह कुछ महीनों तक समुद्र में एक यात्री और एडवेंचरर की तरह घूमेगा, अलग अलग पहचान अपनाएगा और धीरे धीरे फैसलस के सिद्धांतों को पूरी तरह समझेगा। इस दौरान वह मेरमेट्स के बारे में भी ज़्यादा जानकारी जुटाएगा, क्योंकि उसे डर है कि गार्गीपीलागो में चर्च द्वारा फैसलस के लिए जाल बिछाए गए हो सकते हैं। इसके बाद बैठक का मुक्त संवाद हिस्सा शुरू होता है। ऑड्री उठकर मिस्टर फूल से पूछती है कि बैकलुंड के महान स्मॉग के पीछे असली सच क्या है। प्रिंस एडेसेक ने पंथों से हाथ क्यों मिलाया? वह समान मूल्य के आदान प्रदान के सिद्धांत के तहत कीमत चुकाने को भी तैयार रहती है। क्लेन उसे बताता है कि असली जड़ अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन पर्याप्त सुराग चर्चों को दिए जा चुके हैं। इससे ऑड्री समझ जाती है कि मिस्टर फूल ने अपने आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति के जरिए चर्चों और सेना को दिशा दे दी है। फिर द वर्ल्ड अल्जर को बताता है कि उसने उस बेलन व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो गुलामों की तस्करी से जुड़ा था। इसके बदले वह 100 पाउंड नकद मांगता है। अल्जर यह सुराग सुनकर सोचने लगता है कि इसका रिश्ता शायद शाही परिवार और प्रिंस एरिसे की साजी से जुड़ा हो सकता है। वह अगले दिन पैसे देने का वादा करता है। इसके बाद वर्ल्ड डेरिक से प्राचीन हमीस के बारे में पूछता है। डेरिक बताता है कि सिल्वर सिटी को हर्मीज भाषा का ज्ञान है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में नहीं। क्लेन इसे समझ आता है कि उनकी भाषा वास्तव में उसी प्राचीन हमीज से आई है। तभी ऑड्री मिस्टर फूल से निजी तौर पर बात करना चाहती है। वह बताती है कि साइकोलॉजी एल्केमिस्ट की नींव हर्मिस के खंडहरों से मिली जानकारी पर रखी गई थी। यह सुनकर क्लेन समझ आता है कि हर्मिस और ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का रिश्ता साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स तक फैला हुआ है। वह ऑड्री को बताता है कि हर्मिस ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का सदस्य था। यह जानकर ऑड्री घबरा जाती है, लेकिन साथ ही राहत भी महसूस करती है कि उसके पीछे टैरो क्लब और मिस्टर फूल जैसा संरक्षण है। क्लेन बैठक के इस हिस्से को समाप्त कर देता है। वह अंदर ही अंदर सोचता है कि ऑड्री को मानसिक रूप से मजबूत और आशावादी बने रहना चाहिए, लेकिन अपनी रहस्यमय छवि बनाए रखने के लिए वह यह अध्याय दिखाता है कि टैरो क्लब अब केवल रहस्यमय बातचीत का स्थान नहीं रहा, बल्कि एक शक्तिशाली नेटवर्क बन चुका है जहां देवताओं, प्राचीन संगठनों,
धन और खतरनाक रहस्यों के बीच सौदे और योजनाएं बन रही हैं। टैरो क्लब की बैठक के अंत में डेरिक अचानक मिस्टर फूल से पूछता है कि जब हम आपको धन्यवाद देना चाहें तो कौन सा हाथ का इशारा इस्तेमाल करें। यह सवाल क्लेन को कुछ पल के लिए अटका देता है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक नकली देवता के रूप में उसे किसी आधिकारिक धार्मिक इशारे की ज़रूरत पड़ेगी। वह अंदर ही अंदर इसे अपनी आखिरी सीमा कहकर हंसता है। इसी बीच ऑड्री एक नया विचार देती है कि टैरो क्लब के सदस्यों के लिए कोई गुप्त संकेत होना चाहिए, जिससे भविष्य में अगर वे किसी मिशन में एक दूसरे से टकरा जाएं तो पहचान सकें कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। लेकिन अल्डर इसका विरोध करता है। वह समझाता है कि टैरो क्लब की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसके सदस्य एक दूसरे को असली दुनिया में नहीं जानते। अगर कोई पकड़ लिया जाए तो वो बाकी को उजागर नहीं कर सकता। अगर कोई स्थायी संकेत या पासवर्ड बन गया तो गद्दार उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ऑड्री यह समझ जाती है और सुझाव देती है कि ज़रूरत पड़ने पर हर सप्ताह ही अस्थायी संकेत बनाए जा सकते हैं और पुष्टि के लिए मिस्टर फूल से प्रार्थना की जा सकती है। डेरिक को भी तब समझ आता है कि मिस्टर फूल शायद जानबूझकर ऐसे किसी इशारे से बचते हैं ताकि सदस्य सुरक्षित रहें। बैठक समाप्त होने पर सभी सदस्य आदरपूर्वक खड़े होते हैं और विदा लेते हैं एमलिन, जो पहली बार आया है। थोड़ी घबराहट में उनकी नकल करता है। वापस अपनी दुनिया में लौटकर वह टैरो क्लब के सभी सदस्यों के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि बाकी सदस्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं लगते, सिवाय मिस्टर फूल के। वह मानता है कि वह खुद भी किसी कारण से चुना गया होगा। जैसे बाकी लोग, वह मिस जस्टिस को बहुत अमीर समझता है, मिस मैजिशियन को शांत और रहस्यमय, मिस्टर हैंगडमैन को एक समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति, और द वर्ल्ड को थोड़ा अप्रिय लेकिन बहुत शक्तिशाली मानता है। उसे एहसास होता है कि टैरो क्लब बाहर से सरल दिखता है, लेकिन अंदर से बेहद जटिल और खतरनाक है। साथ ही उसके मन में वह बड़ा सौदा घूमता रहता है, 4 से 5,000 पाउंड की वह सैंग्विन विरासत, जो उसे बैरन बनने का मौका दे सकती है। उधर ग्रेफॉक के ऊपर प्राचीन महल में क्लेन वह रहस्यमय बैज निकालता है जो उसे लेनवस से मिला था। उस पर प्राचीन हरमीज में लिखा है कि इसके जरिए एक गुप्त सभा में शामिल हुआ जा सकता है, जो बाबूर वैली में 14 जनवरी की रात 8 बजे होने वाली है। क्लेन सोचता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। उसका स्वभाव जिज्ञासु है, लेकिन वह जानता है कि बिना तैयारी के जोखिम लेना एक मैजिशियन की गलती होगी। वह सिक्के से दिव्य ज्ञान करता है, लेकिन परिणाम अस्पष्ट आता है। अंत में वह तय करता है कि वह खुद वहां नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी किसी तरह उस सभा में दखल देगा। अगली सुबह क्लेन को अल्डर से 100 पाउंड मिलते हैं, जो द वर्ल्ड की दी गई सूचना की कीमत थी। यह पैसा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वह शांति से यात्रा का टिकट खरीद सकता है। वह अपनी सारी चीज़ें तैयार करता है, क्रीपिंग हंगर दस्ताने, जहरीली बोतल, सनरूच को छुपाना, गोलियां, रिवॉल्वर, छड़ी, सूटकेस, सब कुछ। वह पूरी तरह हथियारबंद होकर प्रिट्ज हार्बर के टिकट कार्यालय पहुंचता है। वहां वह एक अजीब सा नोटिस पढ़ता है, जिसमें डिब्बाबंद वुल्फ फिश ना खोलने की चेतावनी लिखी होती है, जिससे उसे इस दुनिया की विचित्रता का एहसास फिर से होता है। क्लेन प्रिट्ज हार्बर टिकट कंपनी के बड़े से हॉल में पहुंचता है। हर खिड़की पर लंबी कतार लगी है। वह सीधे टिकट नहीं लेता, बल्कि जहाज़ों की सूची वाले बोर्ड को देखने लगता है, जहां अलग अलग जहाज़ों, उनके गंतव्यों और केबिनों की कीमतें लिखी होती हैं। तभी एक कर्मचारी दूसरे क्लास के केबिन पर सोल्ड आउट लिख देता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। पास खड़ा एक गार्ड उसे बताता है कि यह लोन किंगडम का सबसे बड़ा बंदरगाह है और लोग दक्षिणी महाद्वीप और उपनिवेशों में किस्मत आजमाने आते रहते हैं। गार्ड खुद कभी नौसेना में था और 15 साल समुद्र में रहा है। वह बड़े गर्व से अपनी जिंदगी और अनुभवों की बातें करता है। बातचीत के दौरान क्लैन में बंद वुल्फ फिश के बारे में पूछता है, जिसके बारे में बाहर चेतावनी लिखी थी। गार्ड बताता है कि यह बहुत बदबूदार नमकीन मछली होती है, इतनी भयानक
कि एक बार किसी आदमी ने उसे खोल दिया तो पूरा हॉल खाली हो गया। समुद्र में तो कभी कभी लोग इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्लेन को यह अपने जहरीले बोतल की याद दिलाता है। क्लेन फिर जहाज़ों की जानकारी देखता है। उसने पहले ही दिव्य ज्ञान से पता कर लिया था कि 5 या 8 जनवरी यात्रा के लिए शुभ है। वह सूट हावरे और वाइट एगेट में से चुन रहा होता है। गार्ड उसे वाइट एगेट के बारे में बताता है। यह भाप से चलने वाला तेज जहाज़ है जिसका कप्तान कभी नौसेना में था। गार्ड थोड़ा ज़्यादा ही इसके पहले क्लास कैबिनों की तारीफ करता है, जिससे क्लेन समझ आता है कि वह उन्हें प्रमोट कर रहा है। लेकिन असली समस्या पैसा है। क्लेन इतना महंगा कैबिन नहीं ले सकता। क्लेन खुद को एक समुद्री एडवेंचरर बताता है। यह शब्द सुनकर गार्ड चौंक जाता है और जोर से बोल पड़ता है, जिससे कुछ लोग उनकी ओर देखने लगते हैं। क्लेन एक और आदमी को नोटिस करता है जो शायद उसी जैसा एडवेंचरर है। गार्ड उसे सलाह देता है कि समुद्र में सबसे बड़ा नियम यही है, कभी भी समुद्री डाकुओं से मत उलझना। वह यह भी चेतावनी देता है कि द्वीपों की लड़कियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे या तो खुद डाकू होती हैं या किसी को बड़े शहरों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। आखिरकार क्लेन वाइट एगेट के लिए 2nd क्लास टिकट खरीद लेता है और होटल लौट जाता है। शाम को वह प्रसिद्ध तली हुई मछली खाता है, लेकिन समझ आता है कि वह इसे रोज़ नहीं खा पाएगा। रात 8 बजे के करीब वह ग्रे फॉग के ऊपर जाता है, अपने पास लैनिवस से मिला हुआ बैज लेकर। वह उसी बैज को माध्यम बनाकर उस गुप्त सभा के बारे में दिव्य ज्ञान करना चाहता है, जो बाबुर वैली में हो रही है। इस बार उसके पास सही माध्यम है, इसलिए उसे उम्मीद है कि उसे कुछ दिखाई देगा। जब वह दिव्य ज्ञान करता है तो वह एक धुंधले स्वप्न लोक में पहुंच जाता है। वहां उसे टश्क नदी, उसके दोनों किनारे और करीब 1 दर्जन लोग दिखाई देते हैं जो हल्की रोशनी में लिपटे हुए हैं। उनमें से एक काला बालों और हरी आंखों वाला आदमी उसे बहुत जाना पहचाना लगता है। वह लियोनार्ड मिचेल है। इससे साफ हो जाता है कि यह कोई साधारण सभा नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक और महत्वपूर्ण लोगों की बैठक है, और क्लेन अब उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। ग्रे फॉग के ऊपर दिव्य ज्ञान में क्लेन ने जिस आदमी को देखा था वह सच में लियोनार्ड मिचेल था। यह वही लियोनार्ड है जो कभी टिंगन नाइटहॉक्स में क्लेन का साथी था। जैसे ही क्लेन उसे पहचानता है वह दृश्य टूट जाता है। इससे क्लेन के मन में भारी शक पैदा हो जाता है। क्या लियोनार्ड सच में वहां गया है या कोई फेसलेस उसकी शक्ल लेकर वहां पहुंचा था? उसकी आत्मिक अनुभूति बताती है कि वह असली लियोनार्ड ही था। इससे क्लेन और भी चिंतित हो जाता है, क्योंकि अब 2 ही संभावनाएं हैं। या तो चर्च ऑफ एवनाइट ने लियोनार्ड को इस खतरनाक सभा की जांच के लिए भेजा है, या फिर लियोनार्ड अपने निजी बदले के लिए चुपके से वहां गया है। नाइटहॉक्स को बताए बिना क्लेन फिलहाल कुछ तय नहीं कर पाता और देवी से उसके लिए प्रार्थना करता है। वह सोचता है कि पहले सभा के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, फिर ही तय करेगा कि लियोनार्ड को चेतावनी दे या नहीं। इसके बाद कहानी बैकलैंड के स्टीन कैथेड्रल के गुप्त कमरे में पहुंचती है। वहां आर्च बिशप होरामिक हेडन और मशीनरी हाइव माइंड के बड़े अधिकारी जमा हैं। एक कैंसर अपनी रिपोर्ट देता है, जिसमें वह बताता है कि शेरलॉक मोरियार्टी यानी क्लेन को उन्होंने जांच में ज़्यादातर निर्दोष पाया है। वह प्रिंस एडेसेक की साजिशों का असली हिस्सा नहीं था, बल्कि हालात में फंस गया था। उल्टा उसने अपनी जान जोखिम में डालकर औरोरा ऑर्डर के रिचुअल को तोड़ा और बैकलैंड को बचाया। चर्च मानता है कि उसकी छोटी मोटी गुप्त बातें और खर्चों में की गई हेराफेरी को नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह से हज़ारों जानें बची। फिर वे उन बातों पर चर्चा करते हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिला है। क्लेन जंगल में किससे प्रार्थना कर रहा था? वह अजिक अगर्स से कब मिला और वह भूमिगत खंडहर से कैसे बचकर निकला? इसके लिए कैंसर को जादुई दर्पण एरोडेस से सवाल पूछने को कहा जाता है। एरोडेस दिखाता है कि क्लेन की मुलाकात अजिक से एक बाउंटी मिशन के दौरान हुई थी, जो MI9 से जुड़ा था।
इसके बाद एरोदस एक आंसर से एक अजीब निजी सवाल पूछता है, जिसका जवाब देने के बाद जांच आगे बढ़ जाती है। इधर चर्च का फैसला होता है कि ट्रिसी चीक को हर हाल में ढूंढा जाए, भूमिगत खंडहरों की तलाश जारी रखी जाए और बाकी चर्चों के साथ जानकारी बांटी जाए। अंत में तारीख 6 जनवरी आती है। सुबह क्लेन अपना सामान लेकर रोज वार्फ पहुंचता है। उसके सामने वाइट एगेट खड़ा है, एक विशाल भाप से चलने वाला जहाज, जिसके दोनों ओर तोपें लगी हैं ताकि समुद्री डाकुओं से बचाव किया जा सके। कप्तान एलंड ने हथियारबंद नाविकों को गैंगवे पर खड़ा कर रखा है ताकि यात्रियों को सुरक्षा का एहसास हो। क्लेन जहाज की ओर चढ़ते हुए ऊपर देखता है और मन ही मन कहता है कि उसको असली सफ़र अब शुरू हो रहा है। यहाँ से वह बैकलैंड की सीमाओं को छोड़कर खतरनाक समुद्री दुनिया में कदम रखने जा रहा है, जहाँ उसकी पहचान गेहरमैन स्पैरो के रूप में और उसकी तकदीर दोनों बदलने वाली है।